फील्ड करते तो वहाँ पर 3 रन मिले हैं। तो ये कोई शुभ शुरुआत नहीं कही जा सकती है नानकर टीम के लिए। थोड़ी सी आगे रखी हुई गेंद थी, हल्के हाथों से खेला था, ज़्यादा ज़ोरदार प्रहार करने की कोशिश नहीं की थी वहाँ पर बैट्समैन गणेश ने। 3 रनों से खाता खुला है, 4-4 ओवर का मैच। और जिस तरह से सुबह मैं जब यहाँ पर पहुँचा तो मेरे साथी कमेंटेटर विनोद पाटिल ने भी मुझसे चर्चा की कि बहुत अधिक रन्स नहीं बन रहे हैं। अंपायर कृष्णा केने का भी वही कहना था। और ऐसा अक्सर देखने को मिलता है यहाँ पर, क्योंकि जो विकेट है भले ही कॉन्क्रीट विकेट है, लेकिन थोड़ा असमान उछाल इस विकेट में रहता है और बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल साबित होता है। लेकिन आपके पास यदि अच्छी तकनीक है तो आप अच्छे खासे रन्स बना सकते हो। आज काफ़ी बड़ा दिन है वैसे देखा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में हम देखें तो फाइनल मुकाबला है T20 वर्ल्ड कप का, जहाँ पर भारत बनाम पाकिस्तान की उम्मीद थी, वहाँ पर पाकिस्तान बनाम इंग्लैंड होने वाला है। लेकिन राउंड द विकेट और पिच गेंद थी, बिना कोई जोखिम उठाए खेलने का प्रयास यहाँ पर, हल्के हाथों से ड्राइव किया एक्स्ट्रा कवर की तरफ और सिंगल ले लिया सूरज ने। सूरज जोशी जो इम्प्रोवाइज क्रिकेट खेलने के लिए भी काफ़ी मशहूर है, स्विच हिट्स बहुत अच्छे लगाते हैं और मैदान की चारों तरफ खेलने की क्षमता है। पिछले सीज़न में मुझे अच्छी तरह से याद आता है, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क की ओर से खेलते हुए BPL में उन्होंने एक अर्धशतकीय पारी खेली थी और उस टूर्नामेंट में वो बेस्ट बॉलर भी रहे थे। ग्रामीण क्रिकेट में भी कई बेहतरीन पारियां वो अपनी टीम के लिए खेल चुके हैं। एक तरफ अनुभवी बैट्समैन है तो उनका साथ देने के लिए एक थोड़े कम अनुभवी आप कह सकते हो गणेश सूरज की तुलना में अक्षय कोहली गेंदबाजी करते हुए। और इस बार यॉर्कर की कोशिश लेकिन दिशा से भटक गए, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा। पहला अतिरिक्त रन आज के दिन के खेल का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ पिंपलगढ़ टीम का 5 रन बगैर नुकसान के। तो औसतन स्कोर जो रहा है कहीं ना कहीं 35-40 के आसपास रहा है पहले 2 दिन के खेल में, यानी कि 50 रन यदि आप बनाते हो तो वो कहीं ना कहीं लगभग मैजिक फिगर कहलाया जा सकता है। तो उस आंकड़े पर ज़रूर नज़र होगी यहाँ पर बल्लेबाजों की, लेकिन उसके लिए अच्छी बैटिंग की ज़रूरत है। काबिलियत ज़रूर है पिंपलगढ़ के बल्लेबाजों में कि वो बड़ा स्कोर यहाँ पर हासिल कर सकते हैं, लेकिन नानकर टीम जो खुद के घरेलू मैदान पर खेल रही है उतना आसान नहीं होगा। इस बार शॉर्ट आर्म पुल किया है डिप स्क्वायर लेग की तरफ, वहाँ पर खिलाड़ी तैनात है। एक ही रन लेने का अवसर वहाँ पर गणेश के पास। रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई 6 रन बगैर नुकसान के। बहुत खूबसूरत मौसम है, हल्की सी धूप मैदान में खिली हुई है, सुबह का सत्र है और हल्की फुल्की ठंडी हवाएं मैदान के ऊपर से गुजरती हुई, गुलाबी ठंडी जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि शुरू हो चुकी है धीरे धीरे। और ये जो मौसम होता है इसमें क्रिकेट खेलने का, क्रिकेट देखने का एक अलग ही मज़ा होता है। टेनिस बॉल क्रिकेट के नए सीज़न की शुरुआत है, 2022-23 का ये सीज़न, जिसकी शुरुआत यहाँ नानकर से हुई है, ख़ासतौर पर आमने लोनाड परिसर में। कई जगहों पर इससे पहले टूर्नामेंट्स हुए भी है। इनसाइड एज लगा है, स्क्वायर लेग की तरफ, फील्डर दूर है, सिंगल तो मिला है। अक्षय थेटे इस बार तेजी से गेंद पर झपके है। ओह, यहाँ पर गलती हुई, जहाँ पर एक रन ऐसे लगा कि केवल एक ही रन मिलेगा, वहाँ पर दूसरा रन गेंदबाज की गलती की वजह से थ्रो को ठीक तरह से गैदर नहीं कर पाए अक्षय कोहली। तो फील्डिंग में थोड़ी बहुत गलतियाँ हो रही है। इस बार फील्डिंग अच्छी थी, थ्रो भी अच्छा था, लेकिन गेंदबाज द्वारा गलती हुई। पहली गेंद पर फील्डर से गलती हुई थी मिड ऑन पर, जहाँ पर 3 रन बने थे। एक एक रन महत्वपूर्ण होता है क्रिकेट के खेल में। स्कोर इस समय 8 पर पहुंच चुका है। कोई भी बाउंड्री अभी तक हालांकि देखने को नहीं मिली है, लेकिन जिस तरह की शुरुआत की है दोनों बल्लेबाजों ने, अच्छी शुरुआत कही जा सकती है पिंपलगढ़ टीम के लिए। आज का ये पहला मैच है और देखिए अब धीरे धीरे दर्शकों की संख्या बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा और भी ज़्यादा दर्शक मैदान के इर्द गिर्द देखने को मिलेंगे। जोरदार अपील, लेकिन निश्चित रूप से ऑफ स्टंप के बाहर थे बल्लेबाज और यहाँ पर डायरेक्ट हिट यदि लगता तो शायद काम तमाम हो जाता सूरज का। काफ़ी जोखिम लिया था सिंगल में, आखिरकार सिंगल पूरा हुआ। लेग 22 का इशारा किया है अंपायर कृष्णा केने ने। स्ट्राइकर से इन पर अंपायर है निरंजन सावंत, जो कि काफ़ी अनुभवी अंपायर है। रन संख्या 9 पर पहुंच चुकी है। पहले बाउंड्री का इंतज़ार यहाँ पर दर्शकों को है और उससे भी ज़्यादा इंतज़ार मेरे ख्याल से पहले विकेट का दर्शक कर रहे हैं, क्योंकि नानकर टीम अपने खुद के मैदान पर खेल रही है और यहाँ पर नानकर टीम को हराना कभी भी किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है।
कई टूर्नामेंट्स के फाइनल मैचेस में नानकर टीम पहुंची है और कई फाइनल से यहाँ पर जीते भी है नानकर टीम ने। पावर प्ले चल रहा है, पावर प्ले की अंतिम गेंद लेकर अक्षय कोहली इस बार उठा के खेल दिया है। डीप मिड विकेट पर फील्डर है वहां पर मयूर के रूप में, सफाई से फील्ड किया। थ्रो अच्छा चाहिए यहाँ पर, लेकिन उतना सटीक थ्रो नहीं है। हालांकि मोरेश्वर ने फिर भी वहां पर स्टंप्स तो बिखेरे, उनका डायरेक्ट हिट जरूर था लेकिन धीमा थ्रो था, जिस वजह से बल्लेबाजों को मौका मिला 2 रन लेने का। और इसके साथ ही पहला ओवर समाप्त होता हुआ। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी कर रही है पिंपलगढ़ टीम नानकर के विरुद्ध। स्कोर हुआ है 11 रन बिना किसी नुकसान के। जिस तरह की शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि खेमा खुश रहेगा पिंपलगढ़ का, क्योंकि पहले ओवर में एक तो उन्होंने विकेट नहीं गंवाया है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है उनके लिए। और रन्स भी कम नहीं है, 10 के ऊपर रन्स बनाए हैं, 11 रन। और जैसे मैंने पहले ही चर्चा की कि यहाँ पर औसतन स्कोर 40 के आसपास रहा है, तो उसको देखते हुए ये काफ़ी अच्छी शुरुआत है। विकेट की तलाश बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के लिए खेल रहे हैं इन दिनों सिटी क्रिकेट में, भिवंडी के सिटी क्रिकेट में। और पिछले 3-4 सीज़न का यदि उनका खेल हम देखें तो उसमें काफ़ी ज़बरदस्त उठान देखने को मिलती है। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को डाला है, छोटा कद है उनका, छोटे नाटे कद के हैं, बहुत मजबूत शरीर है, ऐसे भी नहीं है दुबले पतले शरीर के हैं, लेकिन उनका जो फिटनेस है, वो फिटनेस अंदर की बात होती है। वैसे भी बाहर से आप भारी भरकम हो तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत फिट हो। अक्षय थेटे बहुत ही फिट खिलाड़ी है और एक अलग ही ऊर्जा लेकर आते हैं खेल में। लेकिन सामने बड़ी चुनौती है, सूरज जोशी, जो कि आप गियर्स चेंज करने के लिए देखेंगे यहाँ पर। जी हाँ, वही किया उन्होंने, स्विंग कर दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा के बाहर गेंद, 4 रन। सुपर संडे का पहला चौका। स्क्वेयर ऑन साइड में गेंद को निकाला था 4 रनों के लिए। थोड़ा सा दबाव गेंदबाज पर इस समय फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे अक्षय थेटे, कप्तान भी है नानकर टीम के। और अब कहे जा सकते हैं कि एक सीनियर खिलाड़ी है अक्षय थेटे। फाइन लेग बाउंड्री पर रखा गया है, फिर से ऑन साइड में खेलना चाहते थे इस बार। बढ़िया लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखा, थोड़ा दूर रखा बल्लेबाज से। और यही आजकल गेंदबाज ज़्यादा करते हुए नजर आते हैं। जो चतुर बॉलर होते हैं, वो बैट्समैन के जो हाव भाव होते हैं, उनका जो फुटवर्क होता है, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको बहुत जल्दी परख लेते हैं और उसके अनुसार गेंदबाजी करते हैं। एक समय हुआ करता था विकेट टू विकेट गेंदबाजी बहुत अच्छी गेंदबाजी साबित होती थी, लेकिन आजकल विकेट टू विकेट करने में ये डर रहता है कि कई स्लॉट में गेंदबाजी ना हो जाए, और उसका ज़्यादातर फायदा बल्लेबाज उठा लेते हैं। इस बार टाइमिंग बढ़िया है, लेकिन फील्डर है डीप मिड विकेट पर, शानदार फील्डिंग, एक हाथ से गेंद को फील्ड किया वहां पर। और यहाँ पर रनआउट का मौका है। जी हाँ, बैट्समैन को जाना होगा पेविलियन में। गणेश रनआउट। बेहतरीन रही नहीं थी, लेकिन इस दफा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली अक्षय कोहली द्वारा बाउंड्री लाइन के नजदीक। बिल्कुल उन्होंने चौका तो बचाया ही, लेकिन उसके बाद अच्छा थ्रो भी था। और अक्षय थेटे की भी यहाँ पर तारीफ करनी होगी, जिस तरह से स्टंप्स बिखेरे उन्होंने। गणेश आउट हुए, 16 पर गिरा है पहला विकेट पिंपलगढ़ टीम का। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है। गणेश ने आउट होने से पहले 6 रन बनाए। और इस बीच माननीय श्री रुपेश सुतार साहब का शुभागमन हुआ है। आपका हार्दिक स्वागत। आपसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। नए बैटर क्रीज पर आए हैं सुहास।
गति में परिवर्तन किया है, इस बार टर्न किया है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ। अच्छा क्षेत्र रक्षण एक बार फिर से। युवा खिलाड़ी जो होते हैं उनसे अक्सर ये उम्मीद होती है कि फील्डिंग में वो अच्छा कार्य करे। फाइन लेग बाउंड्री पर जो खिलाड़ी है वे पहुंचे थे गेंद पर अपनी दाहिनी तरफ दौड़ते हुए। बड़ा मैदान है एक और हम देखें तो खासतौर पर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ऑन साइड में लॉन्ग ऑन से लेकर मिड विकेट स्क्वायर लेग की तरफ जो बाउंड्री है वो काफ़ी लंबी है। पीछे की तरफ थोड़ी सी बाउंड्री छोटी है। तो यहाँ पर बल्लेबाजों की सही मायनों में अग्नि परीक्षा है जब बड़े हिट्स की बात आती है। और बढ़िया ड्राइव ऑन द राइज एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, वहां पर थोड़ा सा मिसफील हुआ है और अब 2 रन जरूर मिलेंगे यहाँ पर बैट्समैन को। सुहास अपना खाता खोलते हुए इन 2 रनों से एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक। गेंद में कोई ज्यादा गति भी नहीं थी, अच्छी लेन पर रखी हुई गेंद थी अक्षय थेटे की। अक्षय की गेंदबाजी की ये खासियत है कि लगातार बदलाव करते रहते हैं अपनी गेंदों में, चाहे वो गेंद की गति हो या फिर लाइन और लेंथ को लेकर भी हम देखें तो वो जरूर थोड़ा बहुत बदलाव करते हैं। प्रेडिक्टेबल जल्दी होते नहीं है किसी भी बैट्समैन के लिए। तीखे यॉर्कर्स भी है उनके पास लेकिन अभी तक देखने को मिले नहीं है। 19 रन बने हैं। अगली गेंद बढ़िया गेंद, इस बार कट कर अंदर की तरफ आई थी, ऑफ कटर, खूबसूरत गेंद, बीट किया बैट्समैन को। अभी तक ये ओवर बहुत ही अच्छा घटा है और ओवर समाप्त होता हुआ अक्षय थेटे का। पहले ओवर में आए थे 11 रन, इस ओवर में अक्षय थेटे ने केवल 8 रन खर्च किए और एक बैट्समैन जो आउट हुए वो रनआउट का शिकार बने गणेश। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। पिंपलगढ़ टीम का स्कोर 19, 1 विकेट के नुकसान पर। विकेटें काफी हाथ में है लेकिन जिस रफ्तार से शायद उम्मीद है पिंपलगढ़ टीम के समर्थकों को उस रफ्तार से रन्स नहीं आ रहे हैं। पहले ओवर में जरूर अच्छी शुरुआत थी लेकिन अक्षय थेटे ने जो कि ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी है नानकर के, उनसे उम्मीद भी थी कि ज्यादा रन्स खर्च नहीं करेंगे और वैसा ही हुआ है। मात्र 8 रन उन्होंने अपने ओवर में खर्च किए। तो अभी देखना है कि पिंपलगढ़ की गाड़ी कहां तक पहुंचती है। पारी के मैच की दूसरी पारी में अर्थात नानकर टीम जब बल्लेबाजी के लिए आएगी तो उनकी आवाज आप सुनोगे। और पहले 2 दिन भी उन्होंने काफी मनोरंजन किया है दर्शकों का। समीर ठाकरे जो कि जू नांदुरकी के एक बेहतरीन कमेंटेटर है, वो भी पहले 2 दिन यहाँ पर थे और आज मुझे मौका मिला है। शुक्रिया जरूर कहना चाहूंगा गावदेवी नानकर को। गेंदबाजी में परिवर्तन स्वाभाविक सी बात है क्योंकि 4-4 ओवर का मैच है। 4 अलग अलग गेंदबाजों का इस्तेमाल तो आपको करना ही है। राकेश आक्रमण पर आए हैं। राकेश गाड़े राउंड द विकेट, थोड़ी छोटी गेंद, हुक किया जरूर है लेकिन टाइमिंग कुछ खास नहीं थी और वहां पर फील्डर मौजूद है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। सूरज का वो पसंदीदा इलाका है, वहां पर ज्यादा खेलने की कोशिश करते हैं और वही देखने को मिला है इस पारी में। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, लॉन्ग लेग क्षेत्र में ज्यादा वो शॉट्स खेल रहे हैं। एक चौका जरूर निकला है उनके बल्ले से, तो बाउंड्रीज ज्यादा देखने को नहीं मिल रही है। और पहले 2 दिन के खेल में भी कुछ 20-22 शायद छक्के लगे हैं। तो ये आंकड़े ही बताते हैं, आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि यहाँ पर बैटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल है। एक तो विकेट भी थोड़ा सहायता कर रहा है गेंदबाजों को, लेकिन फिर भी सटीक लाइन और लेंथ को लेकर ही आपको गेंदबाजी करनी है। ऐसा नहीं कि विकेट से सहायता है, मैदान थोड़ा बड़ा है तो आप कुछ भी ना करोगे और आपका काम हो जाएगा। मेहनत तो आपको करनी है। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बरकरार है। क्रीज पर इस बार शरीर पर लगी है, पुल करना चाहते थे, शायद वो उछाल नहीं था गेंद में जिसकी अपेक्षा बैट्समैन कर रहे थे। बल्ला गेंद के ऊपर था और बल्ले के नीचे से गेंद लगभग कमर के आसपास लगी। 1 रन जरूर मिला है लेग बाइज के जरिए और इक्का दुक्का रनों से कोई ज्यादा परेशानी यहाँ पर नानकर टीम के कैप्टन को नहीं होगी मेरे ख्याल से, क्योंकि सिंगल डबल से रन आते रहेंगे तो 40 के अंदर ही टोटल रहेगा। और नानकर टीम के जो बल्लेबाज है उनको तो बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये विकेट कैसे खेलता है और किस तरह से कलात्मक बैटिंग करते हुए यहाँ पर रन्स जोड़े जाते हैं। हमने कई बार देखा है, खास तौर पर मोरेश्वर सुतार से, जो कि इस समय विकेट कीपर की भूमिका में है, एक बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है। मयूर जो कि पावर हिटर बैट्समैन है, संकेत, अंकित, ये कुछ और बल्लेबाज है इस टीम के पास। अक्षय थेटे अच्छे ऑलराउंडर है। इस बार उठा के खेल दिया है, गेंद काफी देर हवा में है, क्या मैदान के बाहर? जी नहीं, मैदान के अंदर। अच्छा कैच, अक्षय कोहली थे वहां पर, कोई गलती नहीं की और ये बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ सूरज के रूप में पिंपलगढ़ टीम को।
है। हालांकि कैच जब पकड़ा जाता है तो ज्यादा चर्चा नहीं होती है, कैच छूटने के बाद ज्यादा चर्चा होती है, लेकिन यहाँ पर फिर भी चर्चा होगी क्योंकि कॉलिंग का अभाव था। दोनों अक्षय थे वहां पर बाउंड्री लाइन के नजदीक और किसी ने भी एक दूसरे को कॉल नहीं दिया था कि ये मेरा कैच है, लेकिन आखिरकार कैच अक्षय कोहली ने पकड़ा है, और जो कि अच्छी बात रही है नानकर टीम के लिए। सूरज काफी कोशिश कर रहे थे, थोड़ा संघर्ष किया उन्होंने, इस पारी में एक चौका जरूर लगाया, लेकिन जिस तरह की बल्लेबाज है सूरज उस तरह की बैटिंग नहीं कर पाए। 9 गेंदों में सिर्फ 9 रन बनाए उन्होंने। टीम का टोटल है 21, 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन अर्जुन आए हैं जो कि स्ट्राइक पर रहेंगे। ये भी बायत के बैट्समैन है, इस बार क्लीन स्ट्राइक, सामने डाउन द ग्राउंड 6 रन। मिला है उनको, और स्कोर अब उछलता हुआ पिंपलगढ़ का 27 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। बढ़िया गेंद इस बार, थोड़ा ज्यादा जोर लगाया, इस बार गति थोड़ी ज्यादा थी। इस बार भी गेंद को आगे रखा था, लेकिन बैट्समैन गलत लाइन पर खेल रहे थे जिस वजह से चूक गए। अच्छी वापसी यहाँ पर गेंदबाज राकेश गाड़े की, अच्छी नोकझोंक है गेंद और बल्ले के बीच में। टोटल हम देखें तो इस समय 27 रन, जो कि बहुत कम भी नहीं है बहुत ज्यादा भी नहीं है। इसके बाद भी एक और ओवर का खेल शेष है, तो जरूर यहाँ से और मेरे ख्याल से 15 रन तो जोड़ने का प्रयास होगा। ओ, इस बार शफल करते हुए खेलने का प्रयास, अपील हो रही है कॉट बिहाइंड की, लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। छक्का लगने के बाद 2 डॉट गेंदे, तो कहीं ना कहीं सिक्सर का मजा थोड़ा सा किरकिरा हो गया पिंपलगढ़ टीम के लिए। यही सोच रहे होंगे उनके समर्थक, क्योंकि सिक्सर के बाद 2 गेंदों पर 2 सिंगल्स भी आते हैं तो वो फायदेमंद साबित हो सकते थे, लेकिन अंतिम 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना। 3 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर है 27 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। टूर्नामेंट के कुछ काफी महत्वपूर्ण नियम है, जिसमें यदि गेंद के आकार को लेकर कुछ समस्या होती है या फिर गेंद बहुत दूर जाती है, गुम हो जाती है, तो ऐसे में गेंद यदि बदलनी है तो नई गेंद ही दी जाएगी। और एक रिव्यू है यहाँ पर दोनों टीमों के पास, बीमर के लिए, खाली बीमर के लिए रिव्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंतिम ओवर का खेल शेष है। पिंपलगढ़ की पारी में अंतिम ओवर शुरू होता हुआ, आशीष कोहली बायत के गेंदबाज, और इन्होंने काफी प्रभावित किया जब वो नए नए आए नानकर टीम में। इनको देखने का एक अलग मजा रहा है, क्या आज भी उस तरह की वो धारदार गेंदबाजी कर पाएंगे? आइए देखते हैं। जी हाँ, धारदार गेंदबाजी की शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद यॉर्कर थी ऑफ स्टंप के बाहर, ऊंची बैकलिफ्ट लेकर उठाकर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इससे पहले कि बल्ला नीचे आता गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के पास। बहुत शानदार गेंद के साथ शुरुआत आशीष कोहली की। अब केवल 5 गेंदों का खेल शेष है। अर्जुन और सुहास की जोड़ी है क्रीज पर, सुहास के पास स्ट्राइक। ओ, इस बार गेंद अंदर डंडा बाहर, बैट्समैन को भी जाना होगा मैदान के बाहर। तीसरा झटका पिंपलगढ़ टीम को।
इसके बाद होने वाला मैच देखना मत भूलिएगा। आमने बनाम गोरसई, जय बजरंग गोरसई ए, हरीश केने एंड कंपनी। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तुरंत आना है। यहाँ पर थोड़ा मिस कैलकुलेशन ऐसे लग रहा है बल्लेबाजों का हो रहा है, जिस तरह का टारगेट लेकर वो चल रहे हैं, हर गेंद पर बहुत बड़ा शॉट खेलने की कोशिश हो रही है और उसका नतीजा ये हुआ है कि पिछली 4 गेंदों पर एक भी रन पिंपलगढ़ के बैट्समैन नहीं बना पाए हैं। नए बैट्समैन क्रीज पर पहुंचे हैं बायत के एक बहुत ही अनुभवी और स्टाइलिश बल्लेबाज अभी पाटिल। अभी पाटिल की कई तूफानिया पारियां याद आती है। कई बार उनको देवरुंग के मैदान पर खेलते हुए देखा और भिवंडी सिटी क्रिकेट में तो बहुत बड़ा नाम रहा है उनका। खासतौर पर जब बालाजी स्पोर्ट्स के लिए खेलते थे, कई मैचेस मैंने ऐसे देखे खासतौर पर परशुराम टावर स्टेडियम में, जहां पर उन्होंने संकट मोचक की भूमिका अदा की और इसीलिए उनको संकट मोचक भी कहा जाता है। खासतौर पर जब टीम संकट में फंसती थी, कई बार उन्होंने संकट में से टीम को उबारा और मैचेस जिताए। एंगल चेंज किया है गेंदबाज ने। बेहतरीन गेंद इस बार पैर पर लगी है, अपील जरूर हुई लेकिन अंपायर की सहमति नहीं और इसी बीच एक रन वहां पर दौड़कर पूरा करते हुए हाथ खोलने का बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे अक्षय कोहली। लेग बाइज का इशारा। आशीष कोहली गेंदबाज। 2 बायत के बल्लेबाज, ऐसा दुर्लभ नजारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत कम ऐसा होता है कि 2 बायत के बल्लेबाज एक साथ मैदान पर नजर आए और वो भी मिडिल ऑर्डर्स में। स्कोर केवल 28 रन, 3 गेंदे शेष है। और इस बार एच एंड टेकन। लो फुल टॉस गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे सामने लेकिन बल्ले का लगा बाहरी किनारा और मोरेश्वर सुतार ने कोई गलती नहीं की। एक और विकेट का पतन। लगातार विकेट्स गिरते जा रहे हैं और इस ओवर में केवल 1 रन खर्च किया है 4 गेंदों पर गेंदबाज ने और वो भी उनके खाते में नहीं जाएगा क्योंकि लेग बाइज के जरिए वो रन बना था। बल्ले से कोई भी रन इस ओवर में नहीं बना पाए हैं बल्लेबाज। 28 पर गिरा है ये चौथा विकेट। मात्र 2 गेंदे पारी में शेष है। हमने टीम के कैप्टन और जय बजरंग गोरसई ए के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। नए बैट्समैन क्रीज पर सौरभ आए हैं। क्या एक बड़ा हिट वो जड़ सकते हैं इन बची हुई 2 गेंदों में। मिड ऑफ अंदर है, एक बैकवर्ड पॉइंट है, एक शॉट थर्ड मैन, एक शॉट फाइन लेग, बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ बढ़िया गेंद थी, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर खेलना चाहते थे, विकेट कीपर से गलती हुई है। गेंद थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लाइन के नजदीक जाकर अपने आप रुकी है। तीसरे के लिए पलट चुके हैं बैट्समैन, यहाँ पर खतरनाक साबित हो सकता है। जी हाँ, विकेट गिरता हुआ रनआउट के जरिए और 22 का इशारा किया है अंपायर ने। 2 रन यहाँ पर मिले हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण रन है। रनों की सख्त जरूरत है इस समय पिंपलगढ़ टीम को। पिंपलगढ़ टीम की ऐसे लग रहा था कि 40-45 रन शायद उनके बल्लेबाज बना सकते हैं, लेकिन अब वहां पर पहुंचना लगभग असंभव नजर आ रहा है क्योंकि सिर्फ एक गेंद का खेल बचा हुआ है। रन संख्या इस समय 30 रन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। अभी पाटिल के पास स्ट्राइक है अंतिम गेंद का सामना करने के लिए तैयार होते हुए। उनके लिए बाउंड्री लाइन पर हम देखें तो ऑन साइड में एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी है, एक डीप स्क्वेरिश मिड विकेट है, एक जो खिलाड़ी है काउ कॉर्नर की तरफ बाउंड्री लाइन पर। लॉन्ग ऑन को थोड़ा सीधा रखा गया है। ऑफ साइड में जो खिलाड़ी है वो सारे सर्कल के अंदर नजर आते हुए। कदमों का इस्तेमाल फुल पर लेकर स्विंग किया है, वहां पर खिलाड़ी है। ओ व्हाट अ कैच, क्या जबरदस्त कैच, अफलातुन कैच अक्षय थेटे द्वारा। विकेट का पतन अंतिम गेंद पर, पारी समाप्त होती हुई। तारीफ करनी होगी अक्षय थेटे की, निश्चित रूप से ये गेंदबाज को विकेट मिला है लेकिन वैसे देखा जाए तो ये फील्डर का विकेट होना चाहिए। कैच ऑफ द टूर्नामेंट क्या ये रहेगा, ये तो बाद में पता चलेगा क्योंकि उसके लिए एक शानदार इनाम भी है, गिफ्ट हैम्पर है रुपेश सुतार साहब की ओर से। तो जरूर
नॉमिनेशन तो यहाँ पर मिल गया हमें, लेकिन क्या वो अंतिम विजेता साबित होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जबरदस्त कैच, डाइव लगाते हुए कैच लपका है। आगे दौड़ते हुए वहां पर अक्षय थेटे ने कमाल का प्रदर्शन नानकर टीम का इस मैच के पहले हाफ में, लेकिन मैच को जीतना है तो दूसरे हाफ में भी अच्छा खेल पेश करना होगा। पिंपलगढ़ टीम की पारी समाप्त हुई है। मात्र 30 रन बनाए गए हैं और 31 का टारगेट है। और जो अंतिम ओवर था आशीष कोहली का वो मेडन ओवर भी रहेगा, क्योंकि जो रन्स बने हैं वो 22 और लेग 22 के जरिए बने हैं। नियमों के अनुसार ये मेडन ओवर रहेगा। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी आशीष कोहली की, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। तो यहाँ पर मैच को यदि जीतना है पिंपलगढ़ टीम को तो निश्चित रूप से फील्डिंग में उनको जान लगानी होगी और गेंदबाजों को काफी पसीना बहाना पड़ेगा। 31 रनों का है टारगेट। मैं अब थोड़ी देर के लिए विश्राम ले रहा हूँ, यहाँ पर विश्राम करूंगा और माइक्रोफोन पर अब परिवर्तन होगा। आगे का आंखों देखा हाल सुनाने के लिए मैं माइक्रोफोन पर आमंत्रित करता हूँ मेरे साथी कमेंटेटर और एक बहुत ही मशहूर कमेंटेटर, वॉइस ऑफ भोपर, वॉइस ऑफ डोंबिवली, विनोद पाटिल को। धन्यवाद अजय. उपस्थित तमाम लाडके रसिकांचं पुनश्च हार्दिक हार्दिक सहर्ष स्वागत आहे. स्पर्धा आपण पाहतायत गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकर आयोजित गावदेवी चषक नांदकर 2022. आज या स्पर्धेचा अंतिम निर्णायक दिवस आणि अंतिम दिवसामध्ये आपण पाहतायत हा पहिला सामना यजमान वर्सेस पाहुणे, अर्थातच गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकर वर्सेस पिंपळघर या दोन तुल्यबळ संघादरम्यान. नाणेफेकीचा कौल हा नानकर संघाच्या बाजूने लागला आणि क्षणाचाही विलंब न करता संघनायक अक्षय थेटेने स्वीकारलं क्षेत्ररक्षण आणि संघनायकाने घेतलेल्या निर्णयावरती खरं तर खेळाडूंनी केली प्रचंड मेहनत आणि पिंपळगड सारख्या एक बलवान संघाला 30 धावसंख्येवरती रोखलंय. पण ही 30 धावसंख्या पुरेशी ठरेल का हा प्रश्न आहे. तर नक्कीच या खेळपट्टीचा जर विचार केला मागील 2 दिवसाचा, या ही खेळपट्टी खरं तर गोलंदाजासाठी ती नंदनवन ठरलेली आहे आणि या खेळपट्टीवरती चेंडू मिडल करणं भल्या भल्या फलंदाजांना शक्य झालं नाही. कालच्या दिवसांमध्ये जयेश पाटीलची एकमेव अशी खेळी होती या स्पर्धेत जी 35 धावांची होती. त्याच्या व्यतिरिक्त कुठलाही फलंदाज या खेळपट्टीवरती मोठी खेळी साकारू शकला नाही. मात्र बघूया या मैदानावरती पिंपळघर संघ कशा पद्धतीने या 31 धावसंख्येचं संरक्षण करतोय. आणि या स्पर्धेमध्ये सर्वोच्च सांघिक धावसंख्या पहिल्या दिवसामध्ये नोंदवली होती 49 सरवली संघाने आणि त्यानंतर सर्वात कमी धावसंख्या आपण पाहिली तर 16 ही धावसंख्या होती या मोहने संघाची. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त आपण धावसंख्या 40च्या आतच बऱ्याचदा पाहिली. त्यामुळे 31 धावसंख्येवरती हा संघ लढण्यासाठी सज्ज झाला. पिंपळघर त्यांच्याकडे गोलंदाजी अत्यंत चांगली आहे, पण विसरता कामा नये. नानकर संघ घरच्या मैदानावरती खेळतो. या खेळपट्टीचा अंदाज, या मैदानाचा अभ्यास त्यांना आहे आणि तोच अनुभव घेऊन आत्मविश्वासाने हा संघ इथून 31 धावसंख्या चेस करण्याचा प्रयत्न जरूर करेल. पण बघूया. सलामीला मोरेश्वर सुतार आणि मयूर दळवी असे दोन शैलीदार फलंदाज. स्वीप करण्याचा प्रयत्न, मिस टायमिंग, शॉट फाईन लेगला सापळा रचला होता. पॉवर प्ले सुरू होता. फाईन लेगच्या वरून पाठवायचं होतं चेंडूला सीमारेषे बाहेर, पण इथे हा प्रयत्न फसला आणि पहिल्या विकेटचं पतन. मोरेश्वर सुतार बॅक टू द डगआउट. मागच्या हंगामाचा अजय विचार केला तर पद्मावती चषक मध्ये मोरेश्वर सुतारने इम्प्रेस केलं होतं. मॅन ऑफ द सिरीज तो ठरला होता.
पण असं म्हणतात की क्रिकेटमध्ये सातत्य टिकवणं इतकं सोपं काम नसतं. क्रिकेट अनिश्चिततेचा खेळ आहे. कुठलीही गोष्ट निश्चित नसते आणि असं म्हणतो आपण नेहमी की फॉर्म असावं तर विराट कोहली सारखा आणि बॅट पॅच नसावा तर तोही विराट कोहली सारखा. तब्बल 3 वर्ष एका शतकाची वाट त्याला पाहावी लागली आणि फॉर्म मध्ये आल्यानंतरही खरं तर भारत अंतिम फेरीमध्ये पोहोचू शकला नाही आणि सगळ्यांना आजचा जो रविवार आहे टेन्शन फ्री करून टाकलेलं आहे भारतीय संघाने. त्यामुळे सगळेजण इथे कॉन्सन्ट्रेट करतायत या स्पर्धेवरती. ड्राईव्ह करतायत यावेळेस अक्षय मिड ऑफला क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी थोडंसं फंबल जरूर झालं पण एक धाव या ठिकाणी येते. एका धावेने अकाउंट ओपन होतोय गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकरचा. 31 धावा करायच्या आहेत आणि नांदकरला डाव का 31 धावा सहजासहजी होणार नाही. त्याच्यासाठी मेहनत ही करावी लागेल, संघर्ष करावी लागेल. कारण आपण म्हणतो की आयुष्य संघर्षाचं आहे, रस्ता संघर्षाचा असतो, तशी खेळपट्टी संघर्षाची आहे. इथे धावा करणं इतकं सोपं काम नाही. फक्त पिंपळघरच्या गोलंदाजांना टिचून गोलंदाजी करावी लागेल. यावेळेस मात्र बॅक पुढे जाऊन मयूर खेळतायत पॉइंटच्या वरून कॉपी बुक स्टाईल मध्ये. पॉवर प्लेचा सुयोग्य वापर, चेंडू सीमा पार आणि येतोय गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकर साठी मयूर दळवीच्या बॅट मधून पहिला चौकार. पण त्याचं काही नुकसान झालं नाही. एक धाव इथे येते आणि एका धावेने धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतो एकूण 6 धावा प्रति षटकामागे. आपण जर विचार केला तर 7.75 हे आस्किंग रेट आहे आणि हे आस्किंग रेट राखण्यासाठी इथून संयमाने खेळ करावा लागेल. चेंडूच्या मेरिट वरती फलंदाजी करावी लागेल. गॅप मध्ये खेळण्याचा प्रयत्न होता, हवेत होता चेंडू पण क्षेत्ररक्षक थोडेसे मागे होते, चेंडू पर्यंत पोहोचता आलं नाही आणि इथून सिंगलने स्ट्राईक रोटेट केली अक्षय थेटेने. जबाबदारी वाढली कारण मोरेश्वर सुतारकडनं अपेक्षा होती पण त्याने भ्रमनिरास केला. एक स्लॉक स्वीप करण्याच्या प्रयत्नात तो मात्र शॉर्ट फाईन लेगला झेल देऊन तंबूच्या दिशेने रवाना झाला आणि त्यानंतर मैदानावरती अक्षय थेटेचं आगमन झालं. हा चेंडू यावेळेस जागेवरनं कुठल्याही प्रकारचा फुटवर्क नाही. चेंडू बॅट आणि पॅडच्या मधून निघून जातोय आणि पडल्यानंतर चेंडू खाली राहतोय आणि अशा प्रकारे आपण पाहताय पुढचा सामना आमने वर्सेस जय बजरंगी गोरसई ए हरेशचा संघ असेल. टॉस साठी लवकरात लवकर या कारण द्वितीय सत्र या ठिकाणी सुरू झालेले आहे आणि लवकरात लवकर या. आपण आज 10 सामने कव्हर करायचे आहेत त्यासाठी सामने निरंतरपणे सुरू राहणं फार गरजेचं आहे कारण संध्याकाळी मागील 2 दिवसामध्ये अंतिम सामना अंधारात संपन्न करावा लागला तर तसं होता कामा नये. आणि आज शेवटचा सामना मेगा फायनलचा असणार आहे आणि तोच महत्वपूर्ण सामना जर आपल्याला फार कमी षटकांचा खेळवावा लागला तर याची खंत आयोजकांनाही वाटेल आणि खेळणाऱ्या संघांनाही वाटेल. त्यामुळे प्लीज आमने संघ व जय बजरंग गोरसई आमने संघाचे संघनायक या ठिकाणी आलेले आहेत तर जय बजरंग गोरसई ए चे संघनायक आपण प्लीज लवकरात लवकर या. आपण टॉस करून घेऊया जेणेकरून हा सामना संपल्यानंतर लगेचच पुढील सामना आपल्याला सुरू करता येईल. तर पहिले षटक संपन्न झालंय. धावसंख्या धावफलकावरती आपण पाहतोय एकूण 7 धावा. तर चांगलं षटक नक्कीच म्हणावं लागेल. गोलंदाज त्या ठिकाणी आपण सूरज जोशीला पाहिलं आणि आपल्या लौकिकाला साजेसा असा खेळ त्याने गोलंदाजच्या माध्यमातून या ठिकाणी दाखवलेला आहे. उर्वरित समीकरण आपण पाहिलं तर 18 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 24 धावांची गरज आहे. आस्किंग रेट आपण पाहिलं तर आता 8.00 प्रति षटकामागे हे राखावं लागेल. स्ट्राईकला अक्षय थेटे एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणून सातत्याने संघासाठी फार मोठं योगदान आजवर तो देत राहिलाय. व्यावसायिक क्रिकेटचा एक प्रचंड अनुभव त्याच्या पाठीशी आहे. दबावामध्ये कसं खेळायचं याची पूर्णपणे कल्पना, अनुभव आणि जाणीव त्याला आहे. हलक्या हाताने खेळतोय पॉइंटच्या दिशेने, फक्त हलक्या हाताने कट केला. पॉइंट वर क्षेत्ररक्षक फार वेगाने आला होता. अत्यंत चांगलं क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी होते. आपण पाहिलं तर प्रतीक होते. चांगलं क्षेत्ररक्षण करावं लागेल कारण कमी धावसंख्या जेव्हा जेव्हा धावफलकावरती असते तेव्हा तेव्हा गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये प्रचंड मेहनत करावी लागते
आणि पिंपळघर संघ एक झुंजार संघ म्हणून या संघाची ओळख आहे. तर आमने आणि गोरसे मध्ये टॉस आपण करणार आहोत. जे बजरंग गोरसे ए व आमने यामध्ये नाणेफेक केली जाईल. गोलंदाज या ठिकाणी आपण पाहतायत धीरज. हो 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 हो, हा चेंडू बघा किती खराब बीमार होता, भरपूर उंच होता. एखादा स्टूल घेऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला असता तरीही तो मिडल झाला नसता. आणि हे कोणी जाणून बुजून करत नाही, नियंत्रण राहिलं नाही धीरजच्या हातातून. चेंडू कदाचित तो निसटला आणि अत्यंत घातक चेंडू मानला जातो, ज्याला बीमर म्हणतात. पण हा लेग स्टंपच्या दिशेने जाणार होता आणि फ्रीटचा इशारा झालेला आहे. फुलटॉस फिरकावलाय, झेलची शक्यता आहे पण फ्रीट आहे, त्यामुळे हा झेल ग्राह्य धरला जाणार नाही. पण धावचित फलंदाज नक्कीच होईल आणि अशा प्रकारे आपण पाहतायत फ्रीट वरती मयूर दळवी धावचित होत आहे. दुसरा धक्का लागतो मैदानावरती गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकर संघाला. नांदकरचे एक प्रसिद्ध कुस्तीपटू, एक काळ त्यांनी गाजवला. भरपूर वर्ष त्यांनी खरं तर अनेक पैलवानांना आसमान दाखवला आणि फक्त क्रिकेटमध्ये नांदकर नाही तर क्रिकेट इतर खेळामध्ये नांदकरचं नाव आपण सातत्याने सन्मानाने घेत असतो. तर असे एक दिग्गज कुस्तीपटू म्हणून ज्यांची ख्याती राहिलेली आहे आमचे आदरणीय नामदेव जाधव काकांना विनंती करणं आपल्या शुभाचे आपण नाणेफेक करायचे. आणि अजय काल त्यांच्याशी मी चर्चा केली की बऱ्याचदा खेळाडू विवाहानंतर खरं तर कुस्तीपटू असते किंवा इथे खेळाडू फारसा तितका परफॉर्मन्स त्यांचा होत नाही, असा आजवरचा काहीसा इतिहास आला. पण ते म्हणाले की विवाहानंतर तब्बल 14 वर्ष मी मैदान गाजवलं. ही फार कौतुकाची गोष्ट आहे आणि नक्कीच आम्हाला त्याचा सार्थ अभिमान आहे. त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल. हा चेंडू ऑन साइडला हलक्या हाताने खेळत आहेत. बॅटिंगसाठी या ठिकाणी फलंदाज मैदानावरती आलेले आहेत अनिकेत. तर आमने संघ टॉस या ठिकाणी जिंकलेला आहे आणि त्यांनी फिल्डिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. जे बजरंग गोरसे ए हरेशच्या संघाला त्याने इन्व्हाइट केलंय बॅटिंगसाठी. आणि अजय बऱ्याचदा टेनिस बॉल क्रिकेटमध्ये बहुतांशी टॉस जिंकल्यानंतर प्रत्येक जण फिल्डिंग करतो, पण या खेळपट्टीवरती धावसंख्येचा पाठलाग करणं फार कठीण काम असतानाही कित्येक संघ धावसंख्येचा पाठलाग करणंच पसंत करतात. या गोष्टीचं आश्चर्य आपल्याला नक्कीच वाटत असते. यावेळी चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेने खेळतायत, गॅप मध्ये खेळलाय पण खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने आले होते, अमोल होते. तर जगदीश 11 आमने वर्सेस जय बजरंग गोरसई ए. तर धावसंख्या 13 आहे धावफलकावरती, अजूनही 18 धावांची इथून गरज असेल. गोलंदाज धीरज पुन्हा एकदा स्वीप करतायत. इम्प्रोव्हायझेशन स्ट्रोक्स क्वेलिकच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक होते तिथे, फटका चांगला होता पण जी जागा निवडली ती खरं तर समोर क्षेत्ररक्षक होता, त्यामुळे या फटक्यावरती मिळते फक्त सिंगल. पण अक्षय थेटेचं कौतुक करायला हवं, कारण मोरेश्वर बाद झाल्यानंतर अक्षय थेटेवर फार मोठं उत्तरदायित्व आलं, फार मोठी जबाबदारी आली आणि ती जबाबदारी लिलेया पार करण्याचा तो प्रयत्न करतोय. पण अजूनही विसरता कामा नये, अजूनही 17 धावांची गरज आहे. सामना अजूनही बॅलन्स आहे, या सामन्यामध्ये काही घडू शकतं. एखादं षटक, एखादा चेंडू किंवा एखादा षटकार या सामन्यामध्ये नक्कीच एक रोमांच निर्माण करू शकतो किंवा या सामन्याला एक वेगळी दिशा देऊ शकतो. मात्र बघूया धीरजचं हे षटक आतापर्यंत चांगलं पाहायला मिळालंय. फुल टॉस आहे, ऑन साइडला फिरकावलाय, समोर क्षेत्ररक्षक, कुठलीही चूक होत नाहीये. फलंदाज अनिकेतला परतावा लागेल डगआउटच्या दिशेने. लागतो मैदानावरती हा धक्का क्रमांक 3. गाव
आणि या षटकातही 7 धावा आल्यात. पहिल्या षटकात सूरज जोशीने 7 धावा दिल्या आणि त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवत दोन्ही हे बंधुराज आहेत. धीरजनेही फक्त 7 धावा दिल्या. दोघांनी एक एक विकेट प्राप्त केलेली आहे. एक फलंदाज धावचेच्या रूपाने बाद झालाय. एकूण 3 गडी बाद झालेले आहेत आणि सामना आता बघा 12 चेंडू आणि विजयासाठी 17 धावांची गरज आहे. आणि धावांची आवश्यक गती आपण पाहिली तर जी 7.75 पहिल्या षटकात होती ती नंतर 8.00 आली आणि आता मात्र आपण पाहिलं तर 8.50 अशी धावांची आवश्यक गती आहे. अक्षय थेटेवरती जबाबदारी वाढलेली आहे. त्याच्या जोडीला अक्षय कोळी आलेला आहे. हे दोन्ही अष्टपैलू खेळाडू आहेत. नानकर संघासाठी सातत्याने या दोघांनी अनेकदा अविस्मरणीय खेळी साकारलेले आहेत. पुन्हा एकदा ती वेळ आलेली आहे. इथे एखाद्या मोठ्या खेळाची गरज नाही, पण इथे सेन्सिबल क्रिकेटची नक्कीच गरज आहे. कारण 12 चेंडू 17 करायचे आहेत. 8.50चा आस्किंग रेट जसं बघायला गेलं तर फार मोठं नाही, पण या खेळपट्टीवरती काही घडू शकतं. ही खेळपट्टी खरं तर गोलंदाजाच्या प्रेमात पडलेली आहे आणि गोलंदाजांना ती सातत्याने मदत करते. त्यामुळे गोलंदाजांनी जर अचूक लाईन लेंथवरती गोलंदाजी केली तर त्यांना हमखास यश लाभतं. या मागील 2 दिवसाचा हा विक्रम आहे, हा लेखाजोखा आहे. बघूया हा गोलंदाज मैदानावरती कशा प्रकारे गोलंदाजी करतोय. चेंडू ऑन साइडला बॉटमॅनच्या साहाय्याने पहिली धाव फार वेगाने घेतली. दुसरी धाव इथे पूर्ण होते आणि 2 धावा फार वेगाने पूर्ण केल्या. एक एक धाव इथे महत्वाची आहे. एक एक पाऊल आता इथे महत्वाचं आहे दोन्ही संघांसाठी. पिंपळगड संघ प्रयत्न करेल एक एक धाव वाचवण्याचा, कारण त्यांना माहिती आहे फलंदाजांनी केलेली निराशा, त्यामुळे गोलंदाजाने क्षेत्ररक्षकांवर ही जबाबदारी आली की हा सामना आपल्याला जिंकायचा असेल, या स्पर्धेतलं आपलं अस्तित्व टिकवायचं असेल तर इथे प्रयत्नांची पराकाष्ठा करावी लागेल. प्रचंड मेहनत करावी लागेल. आपल्या गुणवत्तेला न्याय द्यावा लागेल. समीकरण बघा, आता येणारे 11 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. अक्षय थेटे लढतोय, धीरोद्धतपणे लढतोय आणि एक चांगलं क्रिकेट खेळण्याचा तो प्रयत्न करतोय. गोलंदाज यावेळेस मात्र आपण पाहतोय पुन्हा एकदा योगेश यावेळेस ऑफ साइडला कव्हरच्या दिशेने प्रोटेक्शन दिले गेले तिथे आणि एका धावेवरती समाधान मानावं लागेल. आता उर्वरित इक्वेशन 10 चेंडू आणि 14 धावांची गरज आहे. गोलंदाज योगेशच्या खांद्यावरती फार मोठी जबाबदारी आहे, कारण आधीच्या 2 गोलंदाजांनी इकॉनॉमिकल गोलंदाजी केली. त्याचं हे षटक जर इकॉनॉमिकल राहिलं तर शेवटच्या षटकात दबाव टाकता येईल नानकर संघावरती. पण जर या षटकात दुहेरी अंकात धावा आल्या तर मात्र नानकर संघ आपल्या घरच्या मैदानावरती इथे विजयाचा आनंद साजरा करू शकतो. पण क्रिकेटमध्ये जर तरला महत्व नसतं, ते आपण विश्लेषित करत असतो, पण जर तर शिवाय क्रिकेटही नसतं. आणि हा खेळ सर्वांचा आवडता खेळ, अनिश्चिततेने भरलेला खेळ, सारख्या रंग बदलणारा हा खेळ आणि या खेळामध्ये कधीही काही घडू शकतं. पुढे आले, मिड ऑफच्या दिशेने खेळतायत. नो मॅन्स लँड मध्ये चेंडू लँड झाला. एकच धाव येते आणि एका धावेने धाव फलक पुढे सरकत आहे. धावसंख्या धाव फलकावरती आपण पाहताय 19 धावा. अजूनही विजयासाठी करायच्या आहेत 12. 3 चेंडू झालेले आहेत. हा चेंडू यावेळेस स्वीप करण्याचा प्रयत्न. आता 19 धावा झाल्या. थोडस करेक्शन या ठिकाणी आम्ही करतोय आणि आता विजयासाठी हव्यात 12. चेंडू शिल्लक आहेत 8. 8 चेंडू 12 धावा. अक्षय कोळे गोलंदाजीमध्ये चमकदार कामगिरी केलेली आहे. बघूया बॅटिंग मध्ये काय करतोय. 8 चेंडू आणि विजयासाठी आता हव्यात 12 धावा. योगेश हा चेंडू यावेळेस लॉंग ऑफच्या दिशेने अप्रतिम झेल टिपलाय. सुहास होते त्या ठिकाणी. अक्षय कोळीला परतावं लागेल. या नाजूक स्थितीमध्ये हा फटका खेळणं योग्य होतं का, आणि हा फटका मात्र इथे अंगलट आलाय. अक्षय कोळी परततो डगआउटच्या दिशेने. नानकर संघासाठी खूप घातक ठरू शकता. आता समीकरण येणारे चेंडू 7 आणि करायचे धावा 12.
तर अक्षय कोळी बाद झाल्यानंतर मैदानावरती फलंदाज दाखल झालाय राकेश. अक्षय थेटे एका बाजूने किल्ला लढवतोय, दुसऱ्या बाजूने मात्र 4 संघ सहकार्याने साथ सोडलेली आहे. आता 7 चेंडू 12, 7-12चं इक्वेशन आहे. 7-12ला भरपूर महत्व असतं, पण आता या 7-12लाही महत्व आहे, कारण की आता दोन्ही संघ या मैदानावरती हा सामना जिंकण्यासाठी या शेवटच्या टप्प्यामध्ये संघर्ष करतील, मेहनत करतील. आपल्या गुणवत्तेला इथे सिद्ध करण्यासाठी जे जे हवंय ते सारं करतील. योगेशने मात्र इम्प्रेस केलंय. योगेशने चांगली गोलंदाजी केली आतापर्यंत, एकही मोठा फटका त्याच्या या षटकामध्ये आला नाही, पण या शेवटच्या चेंडूवरती जर एखादा मोठा फटका आला तर या सामन्याचं चित्र बदलू शकतं. मात्र बघूया योगेश तसं करू देईल का. समोर सागर, हा चेंडू यावेळेस हलक्या हाताने खेळतायत कव्हरच्या दिशेने. इथे अक्षय थेटेला स्ट्राईक वर यायचं होतं, पण त्यासाठी 2 धावा पूर्ण करायला होत्या, पण तसं करता आलं नाही. आणि अशा प्रकारे षटक क्रमांक 3 संपलंय आणि या षटकात धावा आलेल्या आहेत आपण पाहता 6. काय गोलंदाजी झाली अजय घरत. बघा पहिल्या 2 षटकात 14 धावा आल्या आणि या षटकात फक्त 6 धावा आल्यात. आणि अशा प्रकारे इक्वेशन आता 6 चेंडू आणि विजयासाठी हव्यात आता 11. 6 चेंडू 11 धावा. तिन्ही गोलंदाजांनी अत्यंत जबरदस्त गोलंदाजी केली, अचूकता पाहायला मिळाली, भेदकता पाहायला मिळाली. आणि आता मात्र 6 चेंडू 11चं इक्वेशन. कंपल्सरी चेसिंग हा नियम आहे, कुठल्याही प्रकारे टाय ब्रेकिंग मेथड नाहीये, ना सुपर ओव्हर आहे, ना बॉल आउट आहे, ना कुठल्याही प्रकारे नाणेफेकीला किंवा विकेट्सला महत्व नाहीये. कंपल्सरी चेसिंग करावी लागेल. 30 धावा धावफलकावरती कमी वाटत होत्या, पण मी आधीच म्हटलं होतं की या खेळपट्टीवरती 25 धावाही चेस करताना, 26 धावाही चेस करताना काही संघांना खरं तर अपयश आलं होतं. आणि आता इथून 6 चेंडूत 11 करायचे आहेत. आमने संघाचे संघनायक आपण संपर्क साधायचा आहे. जगदीश स्पोर्ट्स आमने संघाचे संघनायकांनी संपर्क साधायचा आहे. तर सागर स्ट्राईकला आहे, बघूया राकेश स्ट्राईकला आहेत बॉलिंग मार्कवर. शॉर्ट ऑफ लेन चेंडू होता, खूप आधी खेळले. 1 धाव पूर्ण होते, 22 रूपाने ही धाव येते. आणि आता 5 चेंडू मध्ये करायच्या आहेत 10 धावा. अंतिम षटकाची जबाबदारी अमोलच्या खांद्यावरती. नांदकर आपल्या घरच्या मैदानावरती आपल्या समर्थकांच्या उपस्थितीमध्ये हा सामना जिंकेल का, हा प्रश्न आहे. समर्थक भरपूर संख्येने मैदानाच्या चौफेर आपल्याला ही गर्दी पाहायला मिळते. तर पिंपळकर संघालाही समर्थक लाभलेले असतील युट्यूबच्या माध्यमातून, काही समर्थक इथे आले असतील. आता बघूया 5 चेंडूत करायच्या विजयासाठी 10 धावा. पुढे आले, स्टेप आउट झाले, चेंडू ऑन साइडला. क्षेत्ररक्षक फार वेगाने आले, तिथे झाली चूक आणि चूक झाली दबावाखाली. हा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न अक्षयने आधीच केला होता. पहिली धाव फार जलद गतीने घेतली आणि त्यामुळे दुसरी धाव घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळाला. आणि अक्षय थेटे आता मात्र नक्कीच संघाला विजय करून देण्यासाठी मेहनत करताना. इक्वेशन 8 धावांची गरज आहे. चेंडू शिल्लक आहेत 4 चेंडू 8 धावा. पहिली 3 षटक पिंपळघरच्या नावावर राहिली आहेत आणि अमोलने या षटकात जर तशाच प्रकारची गोलंदाजी केली. हा चेंडू खाली राहिला. या खेळपट्टीवरती असमान उसळी आहे, अनियमित उसळी आहे. कधी चेंडू खाली राहतो, कधी अचानक उसळी घेतोय. आणि त्यामुळे अनेक मोठमोठ्या फलंदाजांना खेळपट्टीवरती धावा करताना प्रचंड संघर्ष करावा लागला. काल टेनिस क्रिकेट विश्वातील गब्बर इथे असफल ठरला. पुढे आला यावेळेस कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे तिथे झाले चूक. चेंडू निघाला सीमा रेषेच्या बाहेर. खराब क्षेत्ररक्षण आणि या येतात 4 धावा. आणि या 4 धावांनी आता मात्र या सामन्याला मिळते कलाटणी. आणि आता विजयासाठी हव्यात अजूनही 4 धावा. चेंडू शिल्लक आहे 2. क्षेत्ररक्षक होते त्या ठिकाणी. सुहासने केले चूक. सुहासने या पूर्ण इनिंग मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं, पण आता ही त्याच्याकडे चूक का झाली
त्या मागचं कारण असावं दबाव, प्रेशर मध्ये चूक झाली आहे आणि इथे 2 धावा वाचवण्याच्या प्रयत्नात त्याने मात्र इथे अतिरिक्त 3 धावा खराब फिल्डिंगमुळे बहाल केल्यात. 2 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. पुढे आला बॅटची कडा, अक्षयला परतावं लागेल आणि अशा प्रकारे फलंदाज अक्षय थेटे जो या खेळपट्टीवरती तळ ठोकून होता, लढत होता आपल्या संघाला विजय करून देण्यासाठी, तो मात्र बाद होतोय आणि आता इक्वेशन 1 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे. काय सांगशील अजय या सामन्याबद्दल? खरं तर काही सांगण्याची गरज नाही असं मला वाटतंय. जे काय आहे ते आपल्या समोर आहे. पहिल्या इनिंग्स मध्ये जेव्हा मी कॉमेंट्री करत होतो तेव्हा म्हणजे जो इतिहास आहे त्याबद्दलच मी जास्त बोललो की नांदकर संघाने या मैदानावर अनेक पराक्रम केलेले आहेत. भीम पराक्रम त्यांच्या फलंदाजांनी केलेले आहेत. मात्र हेच क्रिकेट आहे विनोद. वर्तमानामध्ये तुम्ही जर चांगलं खेळणार नाहीत तर मात्र तुमचा संघ पराभवाच्या छायेत जाऊ शकतो. परंतु अजूनही संधी आहे. 1 बॉल आणि 4 धावा. नवीन फलंदाज येतोय संकेत. बघूया संकेत देईल का पुढच्या फेरीमध्ये संघाला घेऊन जाण्याचे संकेत. आणि विनोद येथे पिंपळगर संघाचं खऱ्या अर्थानं कौतुक करावं लागेल. सामना ती जिंकतील की नाही ते मलाही देखील माहिती नाही आहे कारण 1 बॉल बाकी आहे. पण अंडर प्रेशर नांदकर संघाच्या विरोधात नांदकर मध्येच एवढा चांगला खेळ त्यांनी इथे आपल्याला दाखवलेला आहे की खरोखरच जेवढं कौतुक करावं तेवढं कमी आहे. नक्कीच अजय, तुझ्या मताशी मी सहमत आहे. पिंपळगडच्या फलंदाजांनी ज्या मैदानावरती गमावलं त्यांच्या गोलंदाजाने आतापर्यंत कमावून दिलंय. पण आता हा एक चेंडू या 2 संघाचं भवितव्य घेऊन येईल. पण या मैदानावरती हा संकेत आपल्या संघाला घेऊन जाईल का पुढच्या फेरीमध्ये? इथे मात्र अमोलचा चेंडू, हा चेंडू खूप उंच गेलाय आणि इथे 2 धावा किंवा 3 धावांनी हा सामना नक्की जिंकता येणार नाही. अशा प्रकारे पिंपळगड संघाने हा सामना जिंकलेला आहे. खूप खूप अभिनंदन पिंपळगड संघाचं. हार्ड लक गावदेवी स्पोर्ट्स नांदकर.